वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम कम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि जो log z होता है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर z हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है और मैंने उसका log z निकाला और उसके बाद मेरे पास एक नया कम्प्लेक्स नंबर आया w, ठीक। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हम log z फंक्शन निकालने का मतलब क्या होता है कि हमको एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर w चाहिए सच दैट अगर मैं e रेज टू पावर w लूँ तो मुझको वो z मिल जाए। यही होता है हमारे पास log, दैट इज़ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, इसको ही हम बोलते हैं log z। दैट इज़ अगर मैं log z फाइंड कर रहा हूँ तो इट मीन्स जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज़ w, अगर मैं e रेज टू पावर w लूँगा तो मुझको क्या मिलेगा, z। तो ये होती है हमारे पास log z की डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो w इज इक्वल टू मेरे पास log z आ जाता है, ठीक है। तो अब मुझको w चाहिए और मैं w के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो मान लेता हूँ वो कुछ u प्लस आयोटा v हैं। और जो मेरे पास अब जो ये कम्प्लेक्स नंबर है z, हम इसको पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आइटा थीटा। तो ये मेरे पास बन जाएगा ई रेज टू पावर u प्लस आइटा वी इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आइटा थीटा। तो यहाँ से ई रेज टू पावर u इंटू ई रेज टू पावर आइटा वी किसके इक्वल हो जाएगा, आर ई रेज टू पावर आइटा थीटा। तो इसमें अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट जो भी होता है हमारे पास उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा ई रेज टू पावर u इज इक्वल टू आर, और यहाँ पर अब हम नेचुरल लॉग लेंगे दैट इज़ log n। तो हम मुझको मिल जाएगा u इज इक्वल टू एल एन आर। तो यहाँ से मुझे पास u की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से ई रेज टू पावर आइटा वी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आइटा थीटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमने किया था कि एक्सपोनेंशियल इसके इक्वल होते हैं अगर आइटा वी हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, आइटा थीटा प्लस 2 पाई के आइटा के, और आइटा से यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा और ये आ जाएगा थीटा प्लस 2 पाई के। तो हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई है। तो डैट मीन्स जो w नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होगा, log n r प्लस आइटा थीटा प्लस 2 पाई के। वेर जो log n है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास नेचुरल log है, बेस टू ई लेते हैं जो हम। उसके बाद अब देखिए, तो यहाँ से हमारे पास जो log z फंक्शन है w, तो हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास log n r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2 पाई के, यही हुआ। और r हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, मॉडुलस होता है हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर का। अब इसको z की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज़ log z इज इक्वल टू log n mod z। r मॉडुलस होता है और प्लस आयोटा, जो ये थीटा प्लस 2 पाई के होता है, ये हमारे पास क्या होता है उसका आर्गूमेंट, दैट इज़ ए आर जी। तो इट मीन्स अगर हम एक z कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक log z नंबर फाइंड करते हैं। बट जो ये log z होता है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, हमारे पास log n mod z प्लस आइटा ए आर जी, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log n आर प्लस आयोटा थीटा प्लस 2 पाई के। तो यहाँ से अगर हमको एक फंक्शन डिफाइन करना है तो इस तरह से हमारे पास एक फंक्शन तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं z, कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर z ले रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक। तो इसीलिए हम ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन। डैट इज़ जो log z हमारे पास जो हमने ये डिफाइन किया है log z, तो ये क्या है हमारे पास एक
मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। ये हमारे पास वो नॉर्मल वाला फंक्शन है, क्योंकि नॉर्मल के लिए हम एक यूनिक इनपुट देंगे तो आउटपुट भी हमारे पास यूनिक आनी चाहिए, बट यहाँ पर आउटपुट जो आ रही है हमारे पास उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं वो आ रही हैं। ठीक, तो देखिए ठीक है, और आप हमने जो इन्वर्स इमेजेस निकाली थी डेट इज़ ई रेज टू पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, आपको याद होगा हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में इसकी इमेजेस निकाली थी, और वो भी दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट डेफिनेशंस ही हैं। ठीक, तो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, इक्वलेंट डेफिनेशंस ही हैं वो, अगर हम उसमें एक्सप्रेस करेंगे तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने प्रीवियसली ये देखा था कि अगर ई रेज टू पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड, और z अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास जो w नंबर होता था वो किसके इक्वल आता था हमारे पास, वो आता था 1/2 log ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस आयोटा tan इनवर्स b बाई a प्लस 2 पाई k। तो हमने इसी तरह से डिफ़ाइन किया था, अगर a हम नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये भी देखिए बिल्कुल वही चीज़ है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे दैट इज़ अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस आटा, तो ये मेरे पास tan इनवर्स b बाई a प्लस 2 पाई k, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास log mod z प्लस आटा आर्गूमेंट ऑफ z। ठीक, दैट इज़ w, और ये हमारे पास आ जाएगा log z। तो इस तरह से हमने देखा था कि ये भी हमारे पास इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज़ हैं। तो जो log z फंक्शन होता है हमारे पास वो एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता है, जो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसको हमने ये भी प्रूव किया था, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको अगर हमको फंक्शन डिफाइन करना है तो हमको यहाँ पर जो आर्गूमेंट ऑफ z है, ठीक है, इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, तो अब देखिए हमारे पास क्या था कि जब हम ये log z डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है log mod ऑफ z प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। ठीक है, जो ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, और इसको हम अगर लिखेंगे आर्गूमेंट को उसकी प्रिंसिपल वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2 पाई k। ये हो गया हमारे पास इस फंक्शन की डेफिनेशन, जो कि एक मल्टी वेरिएबल है अभी तक। तो इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका आर्गूमेंट ऑफ z है दैट इज़ जो एंगल है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे दैट इज़ a आर्गूमेंट ऑफ z तक। तो इस फंक्शन को देखिए, इसको बोलते हैं हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। ठीक, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z। तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखिए नोटेशन का भी फ़र्क है। यहाँ पर हम log को इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल L यूज़ करेंगे log z, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास log z प्लस आइटा। यहाँ पर हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ले लेंगे आर्गूमेंट ऑफ z की, दैट इज़ जो हमारे पास वो एंगल रहता है आर्गूमेंट ऑफ z दैट इज़ थीटा, तो वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा पाई टू माइनस पाई में। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log z, और log z फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इन दोनों के बीच में हम एक जो रिलेशन होता है उसको भी लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए जो मेरे पास ये log z फंक्शन होता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डैट इज़ log ऑफ z, ये इसको आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस 2 पाई k आइटा, और ये होती है मेरी उसकी प्रिंसिपल ब्रांच, जब आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं।
ठीक, तो ये होगी हमारे जो हम log z जो फंक्शन आगे यूज़ करेंगे तो वो हम यही फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ अ log z इज इक्वल टू, अगर आप कम्प्लेक्स नंबर z है इसको r e रेज़ टू पावर i थीटा में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा log z इज इक्वल टू हमारा जो नेचुरल log होता है log n r प्लस आइटा थीटा, और यहाँ पर जो थीटा हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा माइनस पाई के बीच में। ठीक, तो अगर आपको ये फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आपको सबसे पहले z को पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद उसका log z निकालेंगे तो आपके पास जो है ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब उसकी बात करते हैं, हमारे पास एक डेफिनेशन होती है ब्रांचेस ऑफ log z। ठीक, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर k की सबसे पहले कोई बात लेता है, हमने k को 0 पुट किया तो हमारे पास एक उसकी ये नेचुरल वैल्यू आती है, दैट इज़ log z विच इज़ इक्वल टू log mod ऑफ z प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। तो इसको हम बोलते हैं उसकी प्रिंसिपल ब्रांच। ये हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच है लॉगरिथमिक फंक्शन की। अगर ठीक है, तो एक ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। अब उसी तरह से अगर मैं k को 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास उसी तरह से एक नया फंक्शन जो है ये डिफाइंड हो जाए, एक नई ब्रांच डिफाइंड हो जाएगी जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये log ऑफ mod ऑफ z प्लस आइटा प्लस 2 पाई। ठीक, तो ये एक नई उसकी ब्रांच है जो log z फंक्शन की एक उसकी नई ब्रांच हमारे पास आ जाएगी। उसी तरह से अगर हम इसको 2 पुट करेंगे यहाँ पर k को तो उसी तरह से हमारे पास log mod ऑफ z प्लस आइटम यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ z आ जाएगा प्लस यहाँ पर 4 पाई आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास अब एक नई ब्रांच आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है इसकी हम ब्रांचेस लेते हैं k की वैल्यू को पुट कर जी। तो इट मीन्स इसके पास हमारे पास इन्फिनिटली मैनी ब्रांचेज होती हैं। जो ये log z फंक्शन हम लेते हैं इसकी इन्फिनिटली मैनी ब्रांचेज होती हैं। बट अगर हम जो हमारा एंगल होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं z के आर्गूमेंट को पाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसकी वैल्यू को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, डैट इज log z इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ z, ये नेचुरल log है हमारे पास, प्लस आइटा आर्गूमेंट ऑफ z, जो भी उसका आर्गूमेंट होगा वो ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम उसकी प्रिंसिपल ब्रांच। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और इसके जो नोट्स होंगे वो आपको हमारी एज़ यूजुअल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।